So, welcome everyone to Rajendra Law Academy YouTube channel. And today I'm going to start with the current affairs part. And these current affairs are important for your ALET exam as well as Punjab University exam. So, ma'am, she is taking current affairs. Those questions are totally different. I am taking the questions. Those questions are totally different. So, don't think कि ma'am and sir they are doing the same thing. ये बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं. आपको नोट करना है, साइड बाय नोट करिए, नहीं तो अदरवाइज ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगी. चलिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली ऑपरेशन राहत हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट. तो असम के अंदर अभी आपने देखे होंगे कि भी फ्लड्स आए थे और बारिश की वजह से कहीं कई जगह पे फ्लड्स आ गए हैं. तो ऑपरेशन जल राहत की बात करें तो ऑपरेशन जल राहत हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट. सो इट इज द असम. ठीक है, असम के अंदर ये लॉन्च हुआ है. एंड लेट अस रीड अबाउट इट. The Indian Army has launched Operation Jal Rahat in Assam to assist the government in flood rescue and relief operation. Operation is being carried out in coordination with NDRF and State Disaster Response Force as the severe floods affected Upper Assam. तो आपको मुझे बताना है कि असम हैज बिकम विच स्टेट टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जो जो पर्सनल लॉज हैं यूनिफॉर्मली सबके ऊपर अप्लाई करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड. दैट इज इन द आर्टिकल 44 ऑल्सो. तो जितने भी मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन के लॉज हैं, तो ये रिलीजन स्पेसिफिक होते हैं. हिंदूज के ऊपर अपने लॉ लगते हैं, मुस्लिम्स के ऊपर अपने लॉ लगते हैं. बट जिन स्टेट्स के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर दिया जाता है उनके ऊपर लॉज यूनिफॉर्मली अप्लाई किए जाते हैं. तो वेदर दैट पर्सन इज अ हिंदू, whether that person is a Muslim, Sikh, Christian, Parsi, whatever, doesn't matter. The religion doesn't matter. The same rules, same laws will be applicable on everyone. तो असम के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर दिया गया. आप मुझे बताएंगे कि असम कौन सी स्टेट है. हाँ जी, बताइए कौन सी स्टेट है असम. थर्ड स्टेट. यस, थर्ड स्टेट. तो असम इज द थर्ड स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस. बिफोर इंडिपेंडेंस जो है, गोवा वाज द फर्स्ट स्टेट. जिन्होंने पोर्चुगीज ने वहां पर पहले से ये लॉ अप्लाई किया हुआ था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड वाज द गुजरात एंड थर्ड इज द असम. असम है. ठीक है. और आप मुझे ये भी बताएंगे, मध्य प्रदेश में अभी अभी ना ड्राफ्ट आया है. मध्य प्रदेश के अंदर अभी ड्राफ्ट आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का. तो वो अभी ड्राफ्ट पास होगा, देन इट विल बी एप्लीकेबल इन दैट स्टेट, मध्य प्रदेश के अंदर. ठीक है जी. देन आप मुझे बताइए कि असम के अंदर एक नेशनल पार्क है जो कि जहां पर वन हॉर्न राइनोसोरस पाया जाता है. सिर्फ इकलौता वन हॉर्न राइनोसोरस जो पाया, 70% ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस असम में पाया जाता है. और वो कौन सा नेशनल पार्क है? ठीक है, वो कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा. काजीरंगा नेशनल पार्क. ठीक है, 70% ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस यहीं पे पाए जाते हैं. तो एक चीज आप नोट डाउन कर लो, असम के अंदर अभी तक 7 नेशनल पार्क थे. तो अभी रिसेंटली 8th नेशनल पार्क असम का, नेशनल पार्क असम के अंदर 8th नंबर पे, पहले 7th नंबर पे आया था एक साल पहले. उसका नाम था दिहिंग पटकाई. ठीक है, जो 7th नंबर पे आया था उसका क्या नाम था? दिहिंग पटकाई was the 7th नेशनल पार्क इन असम. एंड 8th नेशनल पार्क जो है, जो अभी रिसेंटली वहां पर डिक्लेयर किया गया है, उसका नेम लिख लो आप, शिखना. ठीक है, JWHWLAO, शिखना. जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है आप कर सकते हैं. ठीक है, ये असम का 8th नेशनल पार्क है. 7th नेशनल पार्क जो है दिहिंग पटकाई था. ठीक है, शिखना, JWHWLAO, JWHWLAO नेशनल पार्क. चलिए बता दीजिए, अब नेशनल पार्क के बारे में तो बात ही कर रहे हैं, तो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जल्दी से बता दीजिए. इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट. क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 के अंदर, 1936 के अंदर. तो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है जी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. उसको हेले नेशनल पार्क भी बोला जाता था. ठीक है, पहले क्या बोला जाता था उसको? HAILEY, हेले नेशनल पार्क. हेले नेशनल पार्क भी बोला जाता था. और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट. ठीक है, देन बताइए जी लार्जेस्ट. लार्जेस्ट बताइए जी, लार्जेस्ट कौन सा है? हाँ जी, बताइए लार्जेस्ट. हेमिस नेशनल पार्क कौन सा है? इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जीके भी तो करनी है. लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट इज हेमिस, जो कि हेमिस जो कि कहां पर है? लद्दाख के अंदर, जो कि लद्दाख के अंदर है. देन स्मॉलेस्ट,
स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, जल्दी से बताइए स्मॉलेस्ट कहां पर है जी, जल्दी से बताइए। स्मॉलेस्ट का नाम है साउथ बटन, SOUT, साउथ, BUTTON, बटन, साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये है जी अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। कहाँ है ये? अंडमान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देन फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है जी? इकलौता फ्लोटिंग, फ्लोट करता है जी वो, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इकलौता ऐसा इंडिया में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कौन सा है जी बताइए? फ्लोटिंग, वो इसका नाम लिख लो, ये पेपर में भी आया था। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जी, कौन सा बताओ? कायबुल, KEIBUL, कायबुल, लेमजाओ, LAMJAO, लेमजाओ नेशनल पार्क, दैट इज इन मणिपुर, मणिपुर। तो ऑपरेशन जल राहत देखा असम के अंदर, ठीक है, आर्मी के द्वारा चलाया गया। असम का 8th नेशनल जो नेशनल पार्क 8th जो है, टोटल 7 थे पहले, अब 8th हो गया असम के अंदर। उसका नेम आपने लिख लिया, शिखना, कुछ ऐसे करके नेम है उसका। 7th दिहिंग पटकाई था। और फर्स्ट कौन सा था इंडिया के अंदर? जिम कॉर्बेट, उसको हेले नेशनल पार्क भी बोलते थे। और सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख के अंदर। सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन, अंडमान निकोबार आई के उसमें। और एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? फ्लोटिंग, ये पेपर में आया था जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट न्यूज इज ओवर, आगे चलिए। कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है जी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम बताना। एन चंद्रबाबू नायडू। क्या नाम है? चंद्रबाबू एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी है जी उनकी, कौन सी है वो? तेलुगु देशम पार्टी। कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है? नेशनल पार्क्स आर those areas which are protected areas and in which no amount of anthropogenic activity can be done। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी, हंटिंग, पोचिंग, एग्रीकल्चर, कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स्ड होती हैं। उसको नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दी नेचुरल हैबिटेट ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। इनको प्रोटेक्ट, पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है ना, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। उसके अंदर जो ट्राइबल लोग हैं वो कुछ ना कुछ, कुछ नॉर्मल, जैसे कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं होती जो पेड़ों पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होती है, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इतना थोड़े बहुत एक्टिविटीज अलाउड है। कहाँ पर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो वहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बट नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? ठीक है। Now they are making excuses. चलो जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में और मैंने नेशनल पार्क्स के बारे में बताया। नाउ मूविंग अहेड, आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी हैज इशूड डायरेक्शंस टू द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रिगार्डिंग इलीगल फिशिंग पॉन्ड्स। नाउ अच्छा ये भी देख लो आप कि जो ये कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर एक लेक है जिसका क्या नाम है? कोलेरू लेक। और ये एक रामसर साइट है। कौन सी साइट है ये? एक रामसर जो साइट्स होती है ना, बेसिकली वो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। वेटलैंड्स, रामसर साइट्स जो होती हैं वो वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को होते हैं, कौन से होते हैं? जो ऐसी ऐसी जगह, ऐसी प्लेसेस विच इज कवर्ड बाय वाटर, पानी से कवर्ड रहती है, जैसे लेक, लेक इज अ वेटलैंड, ठीक है। तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने जो वेटलैंड्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो रामसर साइट्स के अंदर उसको लिस्ट कर दिया जाता है। तो कोलेरू लेक है जो कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वो एक रामसर साइट है। तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बिकॉज इट इज अ वेटलैंड। वेटलैंड क्या करते हैं? इट इज अ कार्बन सिंक, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना एटमॉस्फेयर में, उसको सिंक करता है। तो उसका एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन है हमारे, इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब आप मेरे को बताएंगे कि इंडिया के अंदर लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी ऐड की गई है जी? इंडिया के अंदर
लेटेस्ट रामसर साइट कौन सी ऐड की गई है? 100th, ठीक है, 100th रामसर साइट इंडिया के अंदर जो लिस्ट की गई है उसका नेम लिख लीजिए आप। इंडिया में टोटल 100 रामसर साइट है जी, वेटलैंड्स जो है टोटल, उसका नाम लिख लीजिए। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इज द 100th रामसर साइट इन इंडिया। ये एग्जाम में आ चुका है, आता भी है, आएगा भी एग्जाम के अंदर, एलेट जैसे एग्जाम्स में आएंगे वन लाइनर्स। तो ये यूपी में है जी, ये भी आपको याद रखना है, बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, ये तो कल के न्यूज़पेपर में था, आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पता, आई डोंट नो, कि ये कल के न्यूज़पेपर में था। इंडिया का फर्स्ट, फर्स्ट वाली न्यूज़ जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट, पहला इंडिया का लैंग्वेज म्यूजियम। म्यूजियम हमने देखे हैं जिसमें चीजें रखते हैं म्यूजियम में, बट लैंग्वेज म्यूजियम जिसमें वर्ड्स, शब्द, जिसका नाम भी है जी, क्या है? शब्दलोक। क्या नाम है इसका? शब्दलोक। पहला इंडिया का लैंग्वेज, मतलब जो वर्ड्स हैं, जो करेक्टर्स, वर्ड्स, लैंग्वेज, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा टूल है जिससे हम किसी सोसाइटी की, किसी कंट्री के कल्चर को, उसकी हिस्ट्री को समझ पाते हैं। अगर लैंग्वेज ही नहीं आती है तो हम उसकी हिस्ट्री और उसके कल्चर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सो इसलिए म्यूजियम ऑफ, पहला लैंग्वेज म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड, ये कहाँ पर मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है जी? बताइए फटाफट से जल्दी से। कोलकाता में। कहाँ इनॉग्रेट करा है? कोलकाता। कोलकाता। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर एक नए चीफ मिनिस्टर आ गए, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, क्या नाम है उनका? शुवेंदु, शुवेंदु अधिकारी, शुवेंदु अधिकारी, शुवेंदु अधिकारी। और बहुत सारे लॉ भी इन्होंने पास कर दिए, गड़बड़ वाले लॉ हैं इन्होंने पास किए हैं, चलो कोई बात नहीं। इंडिया फर्स्ट commercial language museum, museum of the word Shabdalok, was inaugurated at the National Library, developed by National Library under the Union Ministry of Culture ने किया है जी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को आपको याद रखना है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट शोकासेस इंडियाज लिंग्विस्टिक हेरिटेज, हमारी विरासत, लिंग्विस्टिक विरासत को दिखाता है। एंड इट सेलिब्रेट्स इंडियाज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया की, उसको ये सेलिब्रेट करता है। आप मेरे को बताएंगे कि कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेजेस से डील करता है? मुझे लगता है ये तो क्वेश्चन मैम ने भी पूछा था। 8th शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन सा है? 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल डील्स विद द लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस से डील करता है 8th शेड्यूल। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 8वां शेड्यूल किससे डील करता है? लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 22। ओरिजिनल कितनी थी जब हमारा संविधान बना था, तब कितनी थी? 1950 में कितनी थी? 14 थी। कितनी थी? 14। फिर 21st अमेंडमेंट आई, उसने एक ऐड कर दी, कौन सी थी? सिंधी। कौन सी? सिंधी। तो फिर 15 हो गई। फिर उसके बाद 71st अमेंडमेंट आई, उसने 3 ऐड कर दी, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली, ये आपको पता होना चाहिए, मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। तो बताओ, ये 3 और 1 4, 14 हो गई, तो 18 हो गई अब। तो उसके बाद ये बताओ 21 और 71 कितना होता है? 92 होता है ना? कितना होता है जल्दी से बताओ? 92nd अमेंडमेंट से, 92nd अमेंडमेंट से 4 और ऐड की गई। तो यहां पर आपने ऐड किया, 92 आ गया, ये 1 और ये 3 कितने हुए जल्दी से बताओ? यहाँ पर 4। तो 4 ऐड हुई हैं, कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। कौन सी? बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली बोलो या जो भी बोलो, संथाली। अभी हाल ही में आपके मुर्मू जी ने संथाली लैंग्वेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट करके रिलीज किया है, ठीक है, ट्रांसलेट करके कॉन्स्टिट्यूशन को हाल ही में रिसेंटली संथाली लैंग्वेज के अंदर। चलिए जी, ये हो गया आपका म्यूजियम ऑफ द। आगे चलते हैं। कला संस्कृति विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ही काम होगा। तो कला, कला नहीं, काला नहीं है, कला संस्कृति है, कला संस्कृति विकास योजना, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही होगा इसका आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आगे चलते हैं फटाफट से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसका मेन एम क्या है? कि गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द फोक ट्राइबल कल्चर थ्रू 7 जोनल कल्चर सेंटर्स। तो इतना ही काफी है, बहुत है हमारे लिए। आगे चलिए। The world's largest curd manufacturing plant is being developed in which state? बताइए जी, कर्ड, दही बनाने वाला सबसे लार्जेस्ट प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? कहाँ लगाया जा रही? वेस्ट बंगाल में। कहाँ लगाया जा रहा है?
वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भूमि पूजन किया है, जहां पर लगाया जा रहा है हमारे इंडिया का लार्जेस्ट दही दही बनाने वाला प्लांट, अमूल बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट इन कोलकाता। ठीक है जी, आगे द फर्स्ट फेज विल बी प्रोसेस 10 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क डेली बेनिफिटिंग अराउंड 120 मिल्क प्रोड्यूसिंग लाइफ स्टॉक रेयरर्स इन द वेस्ट बंगाल। तो जिनके पास जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको फायदा होएगा भाई अब, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट लग गया तो दूध की रिक्वायरमेंट तो है ही है। उनकी लाइवलीहुड, उनकी रोजी रोटी का बन गया जी ये काम। चलिए आगे चलिए। द दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड वाज लॉन्च बाय विच पुलिस फोर्स? दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड, तो नाम दुर्गा से ही पता चल रहा है दुर्गा पूजा कहाँ होती है कहाँ होती है? हाँ यस। तो ये दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड ये किस पुलिस फोर्स ने लॉन्च करी थी, जल्दी से बता दो। कोलकाता पुलिस। तो दुर्गा सुरक्षा बेसिकली ये ना एक्टिवा में ये हेलमेट डाल के ये वुमेन फोर्स थी, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च की गई थी। अब हाल ही में ये दोबारा से न्यूज में इसलिए आ गई क्योंकि इन्होंने इसको एक्स्ट्रा ड्यूटी भी दे दी है। कौन सी एक्स्ट्रा ड्यूटी? वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं और साइबर फ्रॉड जो होते हैं वो भी एक इनकी ड्यूटी है कि वो भी ये कंट्रोल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कोलकाता पुलिस launched a month-long awareness campaign through the Durga Suraksha Squad to spread awareness about crimes against women and cyber fraud. And Durga Suraksha Squad originally formed for scooter-based women's safety, scooter-based women's safety patrol. तो पेट्रोलिंग करते थे, स्कूटर बेस्ड वुमेन सेफ्टी पेट्रोलिंग, जो गश्त नहीं लगाते, पेट्रोल करते हैं। तो ये दुर्गा स्क्वाड होगी। आगे चलिए। नरवार फोर्ट रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नरवार मध्य प्रदेश के अंदर है जी ये नरवार फोर्ट। ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, इसको आप खुद भी पढ़ लेना। देन आगे, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स आर रेगुलेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन? जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स ये क्या होती हैं? एक तो होता है फिजिकल गोल्ड, आप लेते हो, आपने 10 ग्राम गोल्ड लेना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1,60,000 के अराउंड है। तो आप इतने पैसे दोगे, बदले में आप गोल्ड ले लो, फिजिकल गोल्ड। बट अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में भी गोल्ड ले सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले लो, आपको आपके डीमैट अकाउंट के अंदर एक डिजिटल फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि आपने ये गोल्ड खरीदा है, बट फिजिकली आपके हाथ में नहीं आएगा। ये जो सेबी के वॉल्ट होते हैं उनमें ही रहेगा फिजिकल गोल्ड, आपके पास सिर्फ डिजिटल फॉर्म में रहेगा। तो इसको कौन रेगुलेट करेगा, जल्दी से बता दो फिर। सेबी कौन करेगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? तुहिन कांता पांडे। क्या नाम है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। तुहिन कांता पांडे। चलिए आगे। द एट्थ ब्रिक्स हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन सर्विसेज मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी? बताइए। ब्रिक्स इस बार ब्रिक्स का चेयर कौन सी कंट्री है? इंडिया इज द चेयर ऑफ द ब्रिक्स, वेरी करेक्ट। अब बताइए कि हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन, आपको पता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो ब्रिक्स कंट्रीज में कितनी कंट्री आती है, चलो ये बता दो। टोटल कितनी कंट्री है आज के टाइम पे? आज के टाइम पे कितनी कंट्री टोटल? इतनी बातों करा दिया, कितनी है? 11 कंट्रीज हैं टोटल। कितनी है? 11। लेटेस्ट किसने ज्वाइन किया है ब्रिक्स? इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है। तो अब जितने भी ये 11 देश हैं, 11 देशों के हेड्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन के हेड होते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में तो जो है अटॉर्नी जनरल है। कौन है? अटॉर्नी जनरल, हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन। तो इनकी मीटिंग हुई है कहाँ हुई है बताओ? कहाँ हुई होगी? कहाँ हुई होगी बताओ? न्यू दिल्ली के अंदर हुई होगी। चलो, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। अब आप मुझे बताओगे कि लास्ट चेयर कौन सा था? ब्रिक्स का लास्ट समिट कहाँ हुआ था? हैं? हैं? ब्राजील में हुआ था जी। ठीक है, ब्राजील में हुआ था 17th समिट। 18th कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। इसको ट्रोइका बोलते हैं, ब्रिक्स ट्रोइका। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिक्स है, जल्दी से बताओ। ब्रिक्स ट्रोइका। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट कौन सी थी? ब्राजील। प्रेजेंट कौन सी है? इंडिया। फ्यूचर कौन सी है? फ्यूचर कौन सी है? चाइना। ठीक है, फ्यूचर कौन सी है? चाइना। फ्यूचर इज चाइना। अच्छा, शेरपा ऑफ ब्रिक्स, शेरपा बताइए ब्रिक्स का शेरपा कौन है? अभी इंडिया ने शेरपा ऑफ ब्रिक्स किसको अपॉइंट किया है? शेरपा ऑफ ब्रिक्स, जल्दी से बताइए। देखूं आपकी जो आप वीडियो लेक्चर्स लगाते हो, देखो कितनी नॉलेज है। शेरपा ऑफ ब्रिक्स सुधाकर दलेला। क्या नाम है उनका? सुधाकर, सुधाकर दलेला। ठीक है, DALELA। सुधाकर दलेला इज द प्रेजेंट शेरपा ऑफ ब्रिक्स। शेरपा का काम होता है जितनी भी मीटिंग्स हो रही है उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाना। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? हुलोंगा पर गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्या होगा इसका आंसर?
गिबॉन, ये आपको पता है गिबॉन जो है ये इंडिया में एक ही मतलब एक ही जगह पाया जाता है, ज्यादा नहीं पाया जाता ये गिबॉन। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ होएगी, बताओ कहाँ होएगी? ठीक है, असम के अंदर है। ठीक है, होलांगापार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर है। देखो लिखा है होलॉक गिबॉन द ओनली एप स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। यही सिर्फ पाया जाता है गिबॉन, ये जो एप स्पीशीज, एप और कोई इंडिया में नहीं पाया जाता। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान वाज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? जल्दी से बताइए। छत्तीसगढ़। क्या नाम है इसका? छत्तीसगढ़। इसका नेम ही बताता है, बस्तर रीजन। बस्तर रीजन पता है, जहां पर मॉइस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, बस्तर रीजन जहां पर सबसे ज्यादा मॉइस्ट है, फैटिलिटीज और ये होती रहती है वहां पर, बस्तर रीजन के अंदर। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये एक स्कीम चलाई है, मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर। बस्तर के लोग, उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करनी, ताकि लोगों को लगे कि सरकार उनका ध्यान रख रही है, उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान हैज बीन इंक्लूड मैटरनल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चलिए आगे नेक्स्ट। विच कंट्री वन द फीफा? ये तो सबको ही पता है, कौन जीत गई है? स्पेन जीत गई है। किसको हरा दिया है? अर्जेंटीना को हरा दिया है। कहां पर हुआ लास्ट मैच? वेन्यू कहाँ है? कहाँ है? यूएसए। कहां पर? न्यूयॉर्क। कौन सा स्टेडियम है? न्यू जर्सी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? न्यू जर्सी स्टेडियम। और तीन कंट्रीज के बीच में ये हो रहा है, यूएस, कनाडा, मतलब होस्ट कर रही है तीन कंट्रीज, तीन कंट्रीज होस्ट कर रही हैं, यूएस कनाडा एंड मैक्सिको होस्ट कर रही हैं। यूएस कनाडा एंड मैक्सिको। कौन सी कंट्री है जिसने सबसे मैक्सिमम टाइम फीफा जीता है? हैं? ब्राजील ने जीता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है, ब्राजील। देख लेना, चेक कर लेना एक बार, आई थिंक ब्राजील, इट इज ब्राजील। 5 टाइम्स विनर है ब्राजील, देख लेना एक बार। और इसके मैस्कॉट भी आपको बताए थे, मैस्कॉट। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ फर्स्ट टाइम फीफा की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, एक इन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी इस बार, और जो बहुत ज्यादा ये उसमें भी रही है। क्या? बॉल में नहीं टेक्नोलॉजी थी, ये इस बार पहली बार इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का यूज करा है, जिसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट भी रहा है। उसका नाम है VAR। ठीक है, क्या नाम है? वीडियो असिस्टेंट रेफरी। ये पहली बार ऐसा यूज किया है जी फीफा के अंदर, वीडियो असिस्टेंट रेफरी। एक तो ऑन फील्ड रेफरी होता है, जो ग्राउंड पे होता है रेफरी, उनका डिसीजन फाइनल होता है। बट एक वीडियो असिस्टेंट रेफरी इस बार फर्स्ट टाइम इन्होंने यूज किया, क्योंकि हर एक गेम के अंदर आपको पता है कि चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी हो, अब हम कैमरास का हेल्प लेते हैं, कोई फाउल हो जाए, कोई कुछ ऐसा, तो उसमें क्या है कि वीडियो असिस्टेंट रेफरी में क्या है कि ग्राउंड के हर तरफ कैमरेज लगा रखे, और हाई रेजोल्यूशन कैमरेज, और उन कैमरेज को एक पर्सन एक रूम में बैठ के देख रहा है, हर एक कैमरे को देख रहा है, हर एक प्लेयर की मूवमेंट को देख रहा है। अब ऑन फील्ड रेफरी को दूर से नहीं दिखा या साइड से नहीं दिखा कि किसी ने फाउल कर दिया, तो वीडियो असिस्टेंट रेफरी जो है, वो जो बैठा हुआ है रूम के अंदर जहां पर सारे कैमरेज और वो प्रोजेक्ट हो रहा है सारा कुछ, वो ऑन फील्ड रेफरी को कह सकता है कि ये जो ये स्कोर हुआ है ये फाउल प्ले था। और ये बहुत इशू भी उठा था। एक मैच, मुझे नहीं पता, मैं मेरे माइंड से स्किप हो गया है, दो कंट्रीज में मैच हो रहा था, तो वो स्कोर होने के बाद VAR ने ना ऑटोमेटिकली VAR ने ऑन फील्ड रेफरी को बोला कि ये फाउल था, तो वो फाउल था, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला कि सर फीफा इतनी देर से प्ले होता आ रहा है, कितने सालों से फीफा खेलते आ रहे हैं, छोटे मोटे इतनी छोटी मोटी जो हैं चीजें, उनको कभी भी नहीं देखा गया। और इसके ऊपर बायस का भी एलिगेशन लगाया गया कि जो वीडियो असिस्टेंट रेफरी है, कई जगह पे तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर देता है, और कई जगह दूसरी प्लेयर जब फाउल करते हैं उनको बताता नहीं है, तो फिर बायसनेस का भी एलिगेशन लगा था इस बार। तो ये आपको याद रखना कि फर्स्ट टाइम वीडियो असिस्टेंट रेफरी का यूज किया गया, एंड इट वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन आल्सो, मतलब ये डिस्प्यूटेड भी रहा है। देन आगे चलिए जी फटाफट से। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, स्पेन जीत गया, ये तो हमें पता ही है। ये आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना प्लीज, ठीक है। स्पेन डिफीटेड अर्जेंटीना एक 1-0 से, एंड एक्स्ट्रा टाइम के अंदर वो गोल हुआ है। फिरान टोर्स स्कोर द विनिंग गोल। ये आपको याद रखना है, विनिंग गोल किसने स्कोर किया है, किस पर्सन ने स्कोर किया है? फिरान टोर्स। स्पेन वन इट्स सेकंड फीफा, स्पेन ने दूसरा ये कप जीता है अपना, फर्स्ट उन्होंने 2010 में जीता था,
Spain also became the first country to simultaneously hold men's and women's FIFA World Cup titles. And ये जो प्लेयर्स हैं, किलियान, इसको क्या बोलते हैं, बड़ा फेमस प्लेयर है ये, हैं एम्बाप्पे जो भी है, फ्रांस का, वन द गोल्डन बूट। एंड ये जो इनके नेम्स आपको याद करने हैं, क्योंकि फीफा इस बार आएगा स्पोर्ट्स के ऊपर, क्लैट के अंदर आएगा, फीफा आएगा इस बार। मैंने आपको पहले बोल दिया, फीफा इस बार क्लैट में आएगा। इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है जी? इंटरनेशनल मून डे जल्दी बताओ। जुलाई 20 को। कब मनाया जाता है? जुलाई 20 को। जल्दी से बताइए। हाल ही में नासा का एक प्रोग्राम, जिसको लूनर फ्लाई बाय मिशन भी बोला जाता है, उसका क्या नाम है? लूनर फ्लाई बाय, लूनर फ्लाई बाय मिशन, जो अभी हाल ही में हुआ है। तो मून से है ना न्यूज, तो मून से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं कि लूनर फ्लाई बाय, लूनर मतलब कि देखो, अपोलो, नासा के जो लूनर मिशन थे मून पे जाने वाले, वो कौन से थे? अपोलो, सबसे पहला कौन सा था? अपोलो 11। अपोलो 11 से किन दो लोगों को मून पे लैंड करवाया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एक और दूसरा था ना, क्या नाम था उसका, एडविड, क्या नाम था उसका, यहाँ पर बज एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन, ठीक है, दो लोगों को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन को वहां पर लैंड करवाया था। तो अपोलो 11 वाज द फर्स्ट मिशन एंड अपोलो 17, अपोलो 17 वाज द लास्ट मिशन जो उन्होंने मून पे किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपोलो 17 के बाद नासा का अब कौन सा मिशन है जो मून को वो री एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अपोलो 17 के बाद? ये मत बोल देना कि अपोलो 17 फर्स्ट मिशन था। अपोलो 11 वाज द फर्स्ट मिशन, उसके बाद अपोलो 12 हुआ, 13 हुआ, फिर 17 हुआ। काफी लोग गए, भेजे होंगे इन्होंने। पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और एल्ड्रिन बज थे। अपोलो 17 वाज द लास्ट मिशन, उसके बाद नासा ने मून पे नई मिशन भेजा, अब उसके बाद अब भेजा जा रहा है। आई थिंक ये 1972 में था लास्ट, 1972 के बाद अब 2025-26 में आर्टेमिस मिशन, क्या नाम है उसका? आर्टेमिस, ARTEMIS, आर्टेमिस मिशन 2, सेकंड। कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट गया, सेकंड है, अब ये सेकंड कंप्लीट हो गया है। इसको लूनर फ्लाई बाय मिशन बोलते हैं। तो मून पे लैंड नहीं करवाया है, ऐसे चक्कर मार के वापस आ गए, फ्लाई बाय मतलब गेड़ी मार के वापस आ गए। भी दोबारा लैंड करवाना है ह्यूमंस को मून पे, कुछ नहीं, किसी साइड पे नहीं गए, बस लूनर फ्लाई बाय, मून के पास घूम के आ गए बस। उसका फायदा ये है कि एक बार अभी ह्यूमंस को भेजा कि एक तो सेफ्टी स्टैंडर्ड चेक हो गए कि भाई जिस रॉकेट पे, जिस वो स्पेसक्राफ्ट में गए, कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसा है, क्योंकि गए तो एक बार अर्थ की उससे बाहर चले गए ना, स्पेस में तो गए ही होंगे ऊपर, और वहां से चेक करके अब नेक्स्ट जो आर्टेमिस 3 आएगा, 4 आएगा, उस पर लैंड करवाएंगे ह्यूमंस को, फिर वहां से अपना कोई सैंपल भी उठा के लाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो आर्टेमिस 2 मिशन नासा का मिशन है जो अभी ये सक्सेसफुल रहा। इसमें 4 लोग गए थे। इसमें आपको दो चीजें नोट डाउन करनी है कि एक फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर और एक फर्स्ट वुमेन जो है इसमें गई हैं, फर्स्ट वुमेन। अच्छा, मून पे लैंड तो नहीं किया, बट मून के पास होके आई है फर्स्ट वुमेन, ठीक है, तो वो आपको नेम नोट डाउन कर लेना है। जो फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर मतलब अफ्रीकन ओरिजिन के थे वो, तो उनका नाम है विक्टर ग्लोवर, विक्टर ग्लोवर। एंड जो फर्स्ट वुमेन है उनका नाम है क्रिस्टीनिया कोच, क्रिस्टीनिया कोच, क्रिस्टीनिया कोच, ठीक है, क्रिस्टीनिया कोच। ये फर्स्ट वुमेन है जो इस मिशन पे गई हैं, जो मून के आसपास घूम के आई हैं। और ये फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर अफ्रीकन ओरिजिन के, विक्टर ग्लोवर। ठीक है जी। अपोलो 17 1972 में ही है जी। ठीक बताइए मैंने डेट आपको, अपोलो 17। अच्छा, इंडिया का कौन सा है मून का मिशन जो सक्सेसफुल रहा, जिसमें सॉफ्ट लैंडिंग करवाई हमने? चंद्रयान तो बहुत सारे हैं, 1 2 3, कौन सा, अभी तो 4 भी आने वाला है। चंद्रयान 3, और उसके अंदर जो लैंडर था उसका क्या नाम था? लैंडर, जिसने लैंड किया, सॉफ्ट लैंड, विक्रम। और रोवर, जो वो रॉबर्ट जैसी कार थी जो गई और सैंपल्स का निरीक्षण किया और सारी रिपोर्ट इंडिया वो वापस भेजी नीचे अर्थ पे, उसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का नाम विक्रम, एंड रोवर का नाम प्रज्ञान। ठीक है,
और चंद्रयान 3 की टीम को, आपका होमवर्क है और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चंद्रयान 3 जो टीम जिन्होंने ये मिशन सक्सेसफुल किया उनको एक अवार्ड मिला, हाल ही में एक अवार्ड मिला है, वो कौन सा अवार्ड है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे और आप भी मुझे बताएंगे। चलिए आगे। तो ये हो गया आपका जुलाई 20 नेशनल मून डे। तो ऑन दिस डे नील आर्मस्ट्रांग बज़ एल्ड्रिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक ऑन द मून। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, माउंट Olympus recently in news is located in which country? Anyone? कौन है? कौन सी कंट्री? ग्रीस है, आई थिंक ग्रीस इज द करेक्ट आंसर। ग्रीस। माउंट ओलंपस हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर इंस्क्रिप्शन ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो जी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की इंडिया के लिए साइट की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। विरासत है ना, ये हमारी विरासत है, हेरिटेज है, इसको संभाल के रखना है, ये खत्म ना हो जाए, ये डिस्ट्रॉय ना कर दे इंसान, इंसान सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दी गई है। कौन सी? माउंट ओलंपस। अब आपका, आपसे मेरा ये सवाल है कि इंडिया में कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं और रिसेंटली कौन सी ऐड हुई है? इंडिया में कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है? 44। कितनी है? 44 है जी टोटल। 44 टोटल 44 है। रिसेंटली जो ऐड हुई है वो मराठा, ठीक है, कौन सी है? मराठा, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। इंडिया में कितनी टोटल हेरिटेज साइट्स, कितनी है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स? यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशन, यूएन से तो यूनाइटेड नेशन हो गया, ई से एजुकेशनल और, एजुकेशनल और, एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होना चाहिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताओ कहाँ है यूनेस्को का हेडक्वार्टर? पेरिस फ्रांस। कहाँ है? पेरिस फ्रांस। उसके हेड का नाम बताना, यूनेस्को के हेड का नाम, यूनेस्को के हेड का नाम। चलो होमवर्क लिख लो, यूनेस्को के हेड का नाम बताओ जी, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है। आगे चलिए। ऑपरेशन वज्र was conducted by which organization to prevent the illegal export of pharmaceutical drug? एक ड्रग है जी, ये इंडिया से एक्सपोर्ट इलीगली किया जा रहा था, ट्रामाडोल, एक आती है जी टैबलेट ट्रामाडोल। तो ये ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड जो है ये इंडिया से इलीगल स्मगल की जा रही थी। ये एक इंटॉक्सिकेंट है, इसके अंदर मतलब होते हैं, नशा होता है इसके अंदर थोड़ा सा। तो इसको रोकने के लिए एक मिशन चलाया गया, जिसका ऑपरेशन चलाया गया, जिसका क्या नाम है? ऑपरेशन वज्र। किसने किया है जी ये बताइए? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने किया, देन डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने किया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने किया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने किया। ठीक है, इसका आंसर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इन्होंने ये किया जी। दीज टैबलेट्स आर नॉन एज फाइटर ड्रग्स। देन आगे, ई श्रम पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? ई श्रम पोर्टल ना, जो इनफॉर्मल लेबर्स होते हैं, गिग वर्कर्स होते हैं, गिग वर्कर्स जैसे जोमैटो, स्विगी, इनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गिग वर्कर्स। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं जिनको सारी प्रोटेक्शन मिलती हैं, सोशल प्रोटेक्शन, इनका इंश्योरेंस होती है, उनकी कवर्ड होती है, उनका वो कटता है, जो क्या कहते हैं उनको, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पीएफ कटता है उनका, उनको बाद में मिलता है, तो उनको सोशल सिक्योरिटी है कि हम जब रिटायर होंगे हमें पैसे मिलेंगे। बट ये जो गिग वर्कर्स होते हैं इनको कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अभी किसी स्टेट ने, ये क्वेश्चन लिखो, विच स्टेट इन इंडिया हैज पास्ड लॉ फॉर द सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सर्विसेज प्रोटेक्शन फॉर द गिग वर्कर्स? हाँ जी, कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सर्विस प्रोटेक्शन जो देनी है, मेडिकल सर्विसेज, और ये कर्नाटका ही है। कर्नाटका इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने ये पास किया है। ई श्रम पोर्टल, तो ऑब्वियसली ई श्रम पोर्टल है, तो कौन सी होगी फिर ये? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक। ई श्रम पोर्टल पे ये इनफॉर्मल वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर किया जाता है, इनको एक पैन नंबर जैसे होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इनको दिया जाता है यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर।
नेक्स्ट ये बताइए जी, ये तो बहुत ही लैंडमार्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज की, आज के न्यूज़पेपर में है ये, आज के न्यूज़पेपर में है। ये एक नई वैक्सीन आ गई है जी, आज तक ऐसी वैक्सीन थी नहीं। ये किस बीमारी के लिए या कौन सी डिजीज के लिए आई है? हाँ, डेंगू, ठीक है, डेंगू के लिए आई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जब हम इसको डेंगू भी बोल देते हैं, तो डेंगू जब किसी को हो जाता था तो इसका कोई इलाज नहीं था, सिर्फ ड्रिप लगा दो और ड्रिप लगा दो, चेक करते रहो कि सेल नीचे हो रहे हैं नहीं हो रहे, बस फिर सेल चढ़ा दो। और कोई प्रॉब्लम, बस छः मतलब 2 4 5 दिन 6 दिन आपको वेट करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे अपने आप फाइट करती है बॉडी, बस आपको डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। पर अब वैक्सीन आ गई है जी, बहुत अच्छी बात है। मेरे मदर को हो गया था डेंगू, तो उससे डॉक्टर से पूछा था, मेरे को भी हो गया था, लास्ट टू लास्ट ईयर हो गया था मेरे को डेंगू, मेरे सेल काफी नीचे चले गए थे। तो पर मैंने तो नहीं बोला कि मैं सेल चढ़वाऊंगा, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती सेल चढ़वा दिए, क्योंकि घर वालों को तो चिंता होती है ना, होती है कि नहीं। तो डेंगू की वैक्सीन आ गई है जी, नहीं, क्या नाम है उसका, डेंगू की वैक्सीन का बताओ? क्यू, ये तो याद ही रहेगा, क्यू डेंगा, क्यू डेंगा, इसको टी ए के 003 भी बोलते हैं। अच्छा, ये किस कंट्री ने करी है जी इनोवेट, किस कंट्री ने और किस कंपनी ने? जापान ने। किसने करी है ये? जापान ने। तो ये हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है। ठीक है जी, तो बिकेम इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इट इज डेवलप्ड बाय विच फार्मास्यूटिकल कंपनी? टकेडा। तभी इसका नाम टीएके है, टीएके 003, टकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स। कहाँ की है ये? जापान की, जापान की है। ये किन किन को लग सकती है? 4 से लेके 60 ईयर्स के लोगों को, किसी को भी लगाई जा सकती है। जलयान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलयान इंडिया का पहला सोलर इंटीग्रेटेड सेल्फ पावर्ड वाटर प्यूरिफिकेशन वैन, जलयान। तो इसमें पानी प्यूरिफाई होके साफ होके मिलेगा, इसको बिजली की जरूरत नहीं है। ये किससे चलेगा? सोलर से चलेगा। तो ये जो है इंडिया का पहला सोलर इंटीग्रेटेड जो ये जलयान है, ये कौन किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? ये ए है जी, ठीक है, सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ए आंसर है इसका, जलयान। चलिए जी आगे, देन आगे, एंडी बर्नहैम हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये तो बहुत इजी है, बच्चों वाला सवाल है, हमने कितनी बार कर लिया है। यूके। और किन्होंने रिजाइन दे दिया? कियर स्टार्मर। क्या नाम है उनका? कियर, कियर स्टार्मर। कियर स्टार्मर जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, अब कौन से आ गए? एंडी बर्नहैम। ये लेबर पार्टी के ही हैं, वो भी लेबर पार्टी के ही थे, कियर स्टार्मर। बट लेबर पार्टी के अंदर अगर उसका लीडर जो होगा लेबर पार्टी का, जिस जिस पर्सन को लेबर पार्टी अपना लीडर चुनेगी, उसी को क्या बनाया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। तो फिर कियर स्टार्मर को उन्होंने बोला था कि यू स्टेप डाउन एंड हमें एंडी बर्नहैम को अपना लीडर चुनना है, और इनको मेजोरिटी लोगों ने चूज चूज कर लिया। और मैंने आपको एक न्यूज भी कराई थी कि वाई कियर स्टार्मर रिजाइंड, जबकि यूके की इकोनॉमी ठीक परफॉर्म कर रही थी। उन्होंने यूके को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री भी दिलवाई थी लेबर पार्टी को, जब इलेक्शंस हुए थे। तो लैंडस्लाइड विक्ट्री किसने दिलवाई थी? कियर स्टार्मर ने। फिर भी उनको रिजाइन क्यों करना पड़ गया? 2 3 कारण थे। एक तो वो मेंडलसन, जिनको इन्होंने यूएस का क्या अपॉइंट कर दिया था? फॉरेन एम्बेसडर ऑफ यूके टू द यूएस, और उसका नाम कहाँ पर आ गया था? एप्स्टीन फाइल्स के अंदर। तो इट वाज अ काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट कि ऐसे बंदे को आपने अपॉइंट कर दिया। और 2 3 कारण थे, मैंने बताया। अभी बताइए कौन सी कंट्री ने कियर स्टार्मर को अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है? आप बताओगे? कियर स्टार्मर को कौन सी कंट्री ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है? कौन सी कंट्री? कौन सी कंट्री ने कियर स्टार्मर को है किसने? फ्रांस। किसने दिया है? फ्रांस ने कियर स्टार्मर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। अब आप बताओगे कि फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का क्या नाम है? भारत रत्न है। क्या है जी बताइए? नहीं, लीजन ऑफ ऑनर। क्या है उसका नाम? लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर है जी, लीजन ऑफ ऑनर। अभी कराया भी था आप लोगों को। लास्ट इज ये। अच्छा, एक चीज याद रख लेना, आपसे ये भी पूछा जाता है, एंडी बर्नहैम जो है ये मेयर रहे हैं कहाँ के? जल्दी से बताइए। ग्रेटर मैनचेस्टर के, ग्रेटर मैनचेस्टर।
और ये कौन से प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं? 7th। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, to support the support for marginalized individuals for livelihood and enterprise smile scheme, support for marginalized individuals for livelihood। तो ये नेम पढ़ के ही पता चल रहा है, तो स्माइल की फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि मार्जिनलाइज्ड, जो वल्नरेबल, जो पुअर पीपल हैं, उनकी लाइवलीहुड, रोजी रोटी के लिए कोई कोई लोन वगैरह गवर्नमेंट ने या कुछ उनकी लाइवलीहुड को चलाने के लिए कोई स्कीम लॉन्च करी है, स्माइल स्कीम है। तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी होगी? किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका स्कीम ये, और एक ना वो मैंने आपको करवाई थी ब्रिक्स वाला, ब्रिक्स का मैंने थीम भूल गया, उसमें थीम भी था, तो वो चेक कर लेना ब्रिक्स की थीम क्या है, थीम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार ब्रिक्स की थीम क्या है वो उसमें था, अभी आपको दिख जाएगा, अभी दिखा भी देता हूँ। तो ये क्लास का ओवरव्यू है, ये हमने 20 क्वेश्चन करे। तो डोंट बी अंडर द मिसकंसेप्शन कि मैम जो करवा रहे हैं वो सेम सर रिपीट करेंगे, मेरे क्वेश्चंस अलग हैं, मैम के क्वेश्चंस अलग हैं, मेरे क्वेश्चन अलग हैं। दिन के 40 क्वेश्चंस, दिन के 40 क्वेश्चंस हो गए, तो फिर दिन के 40 हो गए, तो फिर मंथ के कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? मोर देन 1000 हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, मोर देन 1000 लगा लो, मोर देन 1000। तो पेपर तक कितने हो जाएंगे? बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आपको कर लेना चाहिए, साइड बाय साइड कर लेना चाहिए हाँ, थीम दिखा रहा था मैं यहाँ पर, अभी मेरे को फाइंड करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है वो ब्रिक्स वाला, ब्रिक्स वाला कहाँ गया? कहाँ है ब्रिक्स? ये थीम देख लो, यहाँ पर थीम है, यहाँ पर क्या है थीम है इस बार की? देखो थीम क्या है, इंडिया थीम, ब्रिक्स थीम, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम जरूर लिख लेना, थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है।